Namaste Ji. My name is Parag Parashar. I am from the team of Law Learners 365. As you know, we have been covering SC/ST Act for last two videos. This is my third video and maybe going to be last video of this act. तो अभी तक हमने क्या किया फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, वो आप अच्छे से जान चुके होंगे। जो कि मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज भी कर लेते हैं तो ठीक रहता है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि रिवीजन इज द की टू एस एनी एग्जाम। द फर्स्ट वन इज कि हमने पहले सबसे पहले किया ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, कि क्या कारण रहे हैं कि हमने SC/ST एक्ट 1988 में 1989 में इनेक्ट किया। फिर उसके बाद क्या कारण रहे कि जिस वजह से कुछ अमेंडमेंट्स आई, कुछ प्रोविजंस रहे, और क्यों पनिशमेंट एडिशनल पनिशमेंट दी गई। फिर उसके बाद हमने प्रियम्बल को डाइसेक्ट किया चार हिस्सों में, जो कि पहला था कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज था। सेकंड वन था कि इट अप्लाइज ओनली ऑन द SCs और STs एज दे आर द विक्टिम। और थर्ड वन था कि रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ। फोर्थ वन था कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस टाइप ऑफ केसेस। ठीक है, तो ये चारों हो गए। फिर आया सेक्शन वन। सेक्शन वन इतनी सी बात कहता है कि उसमें इनेक्टमेंट की डेट क्या है, इनेक्टमेंट कब हुआ है, जो कि आई थिंक इट इज 30th जनवरी 1990, and the presidential assent which was given on 11th September 1989। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने सेक्शन टू डेफिनेशंस देखी, जो कि चार डेफिनेशंस जो मेजर थी। वो थी पहली कि विक्टिम के बारे में, विटनेस थी। फिर इकोनॉमिक बायकॉट और सोशल बायकॉट का डिफरेंस भी देखा, और दोनों क्या कहना चाहते हैं वो भी देखा, क्योंकि उन्हीं को कहीं ना कहीं पनिशेबल बनाया गया है सेक्शन थ्री में। फिर उसके बाद हमने सेक्शन फोर देखा, जिसमें पब्लिक सर्वेंट की बात होती है। पब्लिक सर्वेंट इफ ही इज डूइंग एनी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज, देन ही विल बी पनिशेबल ऑफ मिनिमम 6 months एंड इट कैन गो अप टू 1 year। तो ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद फाइव, सेक्शन फाइव, जहाँ की सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है, तो उसमें मिनिमम 1 year पनिशमेंट आ जाती है, और मैक्सिमम जितनी सेक्शन थ्री में दे रखी है वही रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेक्शन सिक्स देखा, जो कि एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन है, जो कि IPC के कुछ सेक्शन है, जैसे 34 हो गया, 149 हो गया, उनको कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। और फिर अब हम सेक्शन सेवन पे आते हैं, एट नाइन, जो कि हमारा लास्ट क्लास में रह गया था, विच वी वर पुटिंग इट इन टू टारगेट इन द लास्ट क्लास बट कुड नॉट कंप्लीट इट। However, in this class we are going to complete it. Also, we will be covering section three, where the landmark cases and recent cases are also there. So we will also be covering, because we know the exam pattern is changing, and जब वो चेंज होता है तो फिर हमें सारी चीजें कवर करके चलनी चाहिए, क्योंकि तीन क्लासेस लगती नहीं है इस सेक्ट के लिए, लेकिन आई वांट टू कवर इट फुली, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी सेक्शन अगर पांच सवाल आए, उसमें से पांच के पांच करके आए, क्योंकि वन थर्ड नेगेटिव है, तो वी हैव टू रीड डीपली। ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेक्शन सेवन से। तो सेक्शन सेवन फोरफीचर और प्रॉपर्टी की बात करता है। पहले हम फोरफीचर की बात करते हैं, वो क्या होता है और कैसे हमने उसको डील किया है, और वो क्यों दे रखा है इस एक्ट में। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी एक स्पेशल एक्ट होता है ना, तो उसमें दो चीजें ऐड करते हैं। पहली तो पनिशमेंट, एक ही एडिशनल पनिशमेंट दे रखी होगी। आप ये समझें कि इंडियन पिनल कोड जो है, वो हर ऑलमोस्ट सारे ऑफेंसेस को कवर करता है, और उसमें एक मिनिमम पनिशमेंट कुछ सेक्शंस में दे रखी है, अदरवाइज दे आर नॉर्मली नॉमिनल पनिशमेंट्स। हाँ, भले ही वो अब भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, तो वहां पे थोड़ा सा पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, कुछ मिनिमम पनिशमेंट्स लगाई गई हैं। इट हैज बिकम मोर इफेक्टिव। पर उससे पहले SC/ST तो SC/ST एक्ट जो 1989 में आया हुआ है, तो उस समय तो नहीं था। उस समय कोई प्रोविजन दिमाग में भी नहीं था कि हम भारतीय न्याय संहिता लाएंगे। तो ये भी समझने वाली बात है कि एक तो एडिशनल पनिशमेंट जो ऑब्जेक्टिव रहता है SC/ST एक्ट या फिर कोई भी स्पेशल एक्ट का। दूसरा होता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पे कि हम उसको रिहेबिलिटेशन या फिर रिस्टोरेशन दे सकें। क्यों? क्योंकि आपने पनिशमेंट दी, पनिशमेंट तो एक डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, दैट इज वेरी मच ओके। कि आपने एक समाज में उसे एक जो भी एक्यूज था, जो कि एक कल्प्रिट था, उसको हमने नहीं डाल के जेल के पीछे डाल दिया, और वो ही विल नॉट बी एबल टू डू द सेम एक्ट अगेन। लेकिन हमने विक्टिम के लिए क्या किया?
विक्टिम के लिए होता है कंपेंसेशन, जो कि हम उसको रिस्टोर कर सकें उसकी सेम पोजीशन में जो कि उस ऑफेंस से पहले था। ठीक है, यही तो हो गया रिफॉर्मेटिव अप्रोच जिसे कहते हैं। रिफॉर्मेटिव अप्रोच सिर्फ उस पर लागू नहीं होती एक्यूज पे, दैट अप्लाइज ऑल्सो ऑन विक्टिम, कि उसको भी तो रिफॉर्म करके दो कि उसकी जो भी सिचुएशन हुई है उसकी वजह से स्टेट की कहीं ना कहीं फेलियर था, क्योंकि वो ड्यूटी थी स्टेट को एक्यूज से बचाना, लेकिन वो नहीं कर पाए तो उसको देना है। लेकिन वो रिकवरी स्टेट कब तक भरे? पब्लिक इंटरेस्ट की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि स्टेट की खुद की प्रॉपर्टी तो क्या ही होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो कब तक भरेगा? तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उस प्रॉपर्टी को जो भी कमीशन में यूज की गई हो, ऑफेंस में यूज की गई हो एक्यूज द्वारा, उसको लिया जाता है, फॉरफिट किया जाता है, और उसके उसमें से फाइन या फिर जो भी कंपेंसेशन होता है दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है। और फोर्थ फीचर हमें पता है, फोर्थ फीचर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी का भी पार्ट है, जो कि एक पनिशमेंट के तौर पे ही आता है। तो दो तरीके की पनिशमेंट हो गई, एक तो हो गई पीनल पनिशमेंट जो कि एक्यूज्ड को जेल में रखती है, दूसरा हो गया फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी जहां से कि हम रिकवरी करते हैं जो भी उसने नुकसान किया है। ठीक है, फोर्थ फीचर का मतलब क्या हो गया, कॉन्फिस्केट कर लेना उस प्रॉपर्टी को, जो भी उसके नाम थी उसका स्वामी अब गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट बन गई तो अब उसके नाम पे फोरफीट हो गई है, फोरफीट हो गई है तो अब उसको पब्लिक यूटिलाइजेशन में लाया जाए। ठीक है, जैसे कि हमने हिंदू लॉज में पढ़ा एस्चीट, तो एस्चीट में भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पे फोर फीचर हो जाता है। ठीक है, फोर फीचर। और हमने कहीं सुना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सुना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर मॉर्गेज हुआ है और मॉर्गेज में कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल नहीं हो सकती, वो तो मॉर्गेज के अकॉर्डिंग जाती है चीजें, तो वहां पे फोरफीट हो जाती है वो, कि फोरफीट मतलब उसका राइट जो है, क्या रिडीम करने का जो राइट है वो फोरफीट हो गया, अब आगे वो रिडीम नहीं कर सकता। ठीक है, तो फोर फीचर हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ उसके डेफिनेशंस के कुछ जो सेक्शन दे रखा है उसके प्रोविजंस के कुछ वर्ड्स हैं, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज को हमें एक एक वर्ड को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला तो भाई कन्विक्शन होना चाहिए, अगर कन्विक्ट होगा तभी तो हम कोई पेनल्टी लगाएंगे या पनिशमेंट देंगे, तो सबसे पहले आ गया हैज बीन कन्विक्टेड। ठीक है, दूसरा आ गया स्पेशल कोर्ट, ये तो हमें पता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट, ये सब्सटीट्यूशन नहीं है, वो जो मेन पनिशमेंट है सेक्शन 3 और 4 की वो तो दी ही जाएगी, लेकिन पनिशमेंट एडिशनल होगी। ठीक है, आई थिंक 4 के साथ नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज की बात कर रहा है, और यहाँ पे वो फोर फीचर उन्हीं की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट की प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी, ना ही वो फॉरफिट होगी, जितना मेरी जानकारी है और जितना मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं कि ऑर्डर, फिर उसके बाद पहली बात, इसमें चार हिस्से मान लो। पहला हो गया द पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, सेकंड हो गया आपका ये स्पेशल कोर्ट इन एडिशन, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एनी प्रॉपर्टी दैट इज मूवेबल इमूवेबल एनी। ठीक है, और फोर्थ हो गया आपका दैट प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, तो ये शैल बी फोरफिटेड। तो हमें समझ में आ गया क्या क्या हुआ है, मैंने आपको स्टोरी पहले ही बता दी है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं वेयर एनी पर्सन, ये कुछ नहीं है इसमें, यही बोला हुआ है कि एनी ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज मूवेबल इमूवेबल सब कुछ हम कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकता है स्पेशल कोर्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मान के चलो अगर हमने ट्रायल चल रहा था और ट्रायल में कोर्ट को एक अंदाजा हो गया कि अब ये जो प्रॉपर्टी है ये इसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है अटैच होने से, फोर फीट होने से पहले। ठीक है, तो डिस्पोज ऑफ करने का जो एप्रीहेंशन है, आपने ऑर्डर 38 पढ़ा हुआ सीपीसी का, जिसमें अटैचमेंट हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ दैट सिविल केस। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि अगर क्रिमिनल केस चल रहा है और एक ट्रायल ट्रायल के अंदर ही पता चलेगा कि अब प्रोसिक्यूशन ने कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया ये केस, तो एक फोर फीचर तो बाद की बात हो गई। तो फोर फीचर से पहले ही वहां पे हम अटैच कर सकते हैं। अटैच करने का फायदा क्या होगा कि दैट केस विल नॉट बिकम इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस होता है कि वो बेकार ना हो जाए केस। अगर अब आप ये मान के चलो कि कोई प्रॉपर्टी थी किसी के नाम पे और वो बेच दे उसको अटैच होने से पहले, फोरफिट होने से पहले, अब वो कहाँ से रिकवर करेगा, कोर्ट, कोर्ट के तो हाथ बन जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले अटैच करना होता है, जिससे कि उसकी पावर छीन ली जाती है कि अब वो अटैचमेंट में आ गई, रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा उसके लिए, या फिर ऐसे ही किसी को किराए पे दे दी जाएगी, और उसके बाद वो उसे बेच नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अटैचमेंट बहुत जरूरी है, अगर ट्रायल में लगता है कोर्ट को प्राइमा फेसाई कि दैट ही विल बी गोइंग टू कन्विक्टेड। ठीक है, ये हो गया। अब आता है जो एक स्पेशल चीज होती है किसी भी स्पेशल एक्ट की, वो है आपका प्रिजम्पशन। कुछ होगी एडिशनल पनिशमेंट हो गई, फोर फीचर हो गया, ये सब इसका पार्ट हो गया पनिशमेंट, लेकिन एक स्पेशल चीज है प्रिजम्पशन, क्योंकि आप ये मान के चलिए
मान के चलिए, ये तो सबको पता है, ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है कि एवरी एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट। तो इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास हो गया? बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया प्रोसिक्यूशन की तरफ, कि वो प्रूफ करेंगे कि क्या इन्होंने एक्ट किया था, क्या एविडेंसेस लाए और उस तरीके से प्रूव हुआ। ठीक है। अब लेकिन कुछ स्पेशल एक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूएपीए हो गया, मकोका हो गया, इवन इसमें सिलेबस में भी है पॉक्सो। पॉक्सो में जो मेंटल स्टेट हो गई या फिर जो कमीशन हो गया, उसके लिए प्रिजम्पशन सेक्शन 2930 में दे रखी है पॉक्सो के। ठीक है। तो वहां पे जो प्रिजम्पशन है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट कर देती है किसकी तरफ? एक्यूज की तरफ। एक्यूज विल प्रूव हेयर दैट ही हैज नॉट कमिटेड दैट ऑफेंस। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन यहाँ पे किस किए हैं? तीन लोगों के साथ है। पहला है अबेटर। कौन है अबेटर? अबेटर दैट पर्सन हु इंस्टिगेट्स, हु मेक्स कॉन्स्पिरेसी और हु एड्स। ठीक है। और यहाँ पे बात हुई है फाइनेंशियल असिस्टेंस की। जैसे किसी ने बोला कि तुम, वो SC ST है, कोई व्यक्ति है जो विक्टिम होने वाला है, वो SC ST है और तुम उसको जाके मार दो। तो उसने कहा कि भाई मैं क्यों मार दूं, मैं तो 20-50 लाख रुपए दूंगा, ज्यादा हो गया वैसे तो, 5 लाख रुपए दूंगा, ऐसे करके बोल दिया, फिरौती जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया तुमने, किसको दिया? एक्यूज को, हु इज गोइंग टू किल, और जिसने उसने मार दिया। अब SC ST एक्ट उस पर लग गया। अब जो अबेटर था वो कौन था? जिसने पैसे दिए। तो ही विल ऑल्सो बी प्रिज्यूम टू बी अबेटर, और वो इस एक्ट में ही लाइबल होगा कन्विक्ट होने के लिए, अलोंग विद IPC। ठीक है। तो यही बोला है दैट सच पर्सन हैड अबेटेड दैट ऑफेंस अनलेस क्लॉज, तो शैल प्रिज्यूम आ गई यहाँ। दूसरा है, पहला हो गया। ठीक है। दूसरा हो गया आपका कि मान के चलो कोई डिस्प्यूट चल रहा है। जब हम अ, वर्गीकरण की बात करते हैं ना समाज में, कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तो वहां पे शूद्र सबसे नीचे हो गए, ब्राह्मण सबसे ऊपर हो गए, तो ब्राह्मण और वैश्य तो लगभग लगभग बराबर हो गए। तो उनको फुल मौका मिलता था सुपीरियोरिटी दिखाने का। तो जब सुपीरियोरिटी दिखाते थे तो एक डिस्प्यूट चलता था, वो लैंड को लेके भी हो सकता है, वो किसी और चीज को लेके भी हो सकता है, वो उनकी डिस्क्रिमिनेशन को लेके भी हो सकता है। ठीक है। उनको दबा के रखते थे, उनको एक मजदूर की तरह रखा कि वो दे आर नॉट ह्यूमन, ऐसे करके मानते थे वो लोग। ठीक है। तो वहां पे जो डिस्प्यूट है और वो चल रहा है, और उसके बाद तुमने उस कमीशन ऑफेंस किया है, उसका कमीशन किया है, तो वहां पे एक प्रिजम्पशन आ जाएगी दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट एंड दैट offense has been committed in the furtherance of that dispute because the common object was there, the common intention was there। ठीक है। तो सेक्शन 34 याद कर लीजिए, 149 याद कर लीजिए, लगभग लगभग उसके जैसा ही है, पर वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट जो है अगर वो है, तो उसके बाद जो फर्दरेंस में हुआ है वो प्रिजम्पशन में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इट शेल बी प्रिज्यूम दैट ऑफेंस वाज कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन इंटेंशन। जितने भी लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे, और दे ऑल विल बी लाइबल टू बी कन्विक्टेड और टू बी प्रोसिक्यूटेड under one section, that can be 302, that can be 304, that can be anything। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि एक क्या होता है कि जनरली ना जो क्राइम्स होते हैं वो जानकारी में होते हैं ज्यादातर। ठीक है। तो मान के चलो कि जो एक्यूज था वो विक्टिम की फैमिली को जानता था पहले से, उसकी रिलेशन थे पहले से। ठीक है। या फिर वो नेबर था, या फिर वो गांव का था। तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ही वॉज अवेयर दैट ही बिलोंग्स टू SC और ST कास्ट। ठीक है। और उसको ये पता था कि यहाँ पे अगर ये मार दिया मैंने तो मेरे पास SC ST का एक्ट भी लग जाएगा। ठीक है। वो प्रिज्यूम किया जाएगा अवेयरनेस उसकी। ठीक है। तो यही हुआ, ही एक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ कास्ट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम। ठीक है। तो यहाँ पे भी शेल प्रिजम्पशन हो गया। तो वो एक्यूज के ऊपर है कि वो प्रूव करेगा कि जी मुझे नहीं पता था कि SC ST है। अगर वो प्रूव कर देगा SC ST है, नहीं था, मुझे नहीं पता था, तो फिर SC ST एक्ट नहीं लगेगा, लेकिन IPC तो ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि तुमने एक क्राइम किया है। ठीक है। सेक्शन 9 है, जो कि कुछ ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है, पर एक मैं आपको बेसिक सा फ्रेमवर्क दे देता हूँ। उसमें यह है कि स्टेट गवर्नमेंट एक पब्लिक ऑफिसर को, किसी भी पब्लिक, कोई पुलिस ऑफिसर होना जरूरी नहीं है, उसको डेजिग्नेट कर सकती है। किस लिए? कि इसका जो एक्ट का है, वो ऑफेंसेस जो है एट्रोसिटीज वाले, उनको प्रिवेंट कर सके, या फिर उनको कंप्लाइंस हो सके, जो भी कोई पनिशमेंट है या फिर उसको जरूरत है, नीडी है वो विक्टिम, उसको मिल सके। या तीसरा, कोई भी केसेस हैं, कोई भी क्लास ऑफ केसेस हैं, उनसे डील्स कर सके। ठीक है। तो वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, जिससे कि एक तो स्पीडी ट्रायल अपहेल्ड हो जाएगा, और उनको एक रिलीफ मिल पाएगा, डायरेक्ट रिलीफ। हाँ।
और ये भी चीज बोली गई है कि पुलिस ऑफिसर जो भी हैं कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न एरिया के, वो उनको असिस्ट करेंगे, कि आप उनको हेल्प करेंगे पुलिस ऑफिसर को, जो भी अ, उन्हें ड्यूटी दी गई है ऑफेंस को प्रिवेंट करने की। ठीक है, यही बोला गया है देखो, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोपिंग, ये क्लेसेस और क्लास ग्रुप। फिर उसके बाद ये पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है वो आदमी, और जनरली पब्लिक ऑफिसर। और कौन सी पावर मिलेंगी? पुलिस ऑफिसर पावर वाली पावर मिलेंगी, अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर सकता है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है ऑफिशियल गेजेट में निकाल। ठीक है। तीसरा क्या हो गया? असिस्टेड शेल असिस्ट द ऑफिसर, कौन? पुलिस। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन बस इतना सा आइडिया रखना है जो जो मैंने आपको बता दिया। इससे क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो दैट वी विल डील विद इट। ओके। अब इसके बाद सबसे पहले आएगा सेक्शन 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले एक सेक्शन 3 का ना एक फ्रेमवर्क ले लेते हैं कि व्हाट डज सेक्शन 3 वांट्स टू से, और उसके बाद हम उसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 3 में अपने आप में दो सबसेक्शन हैं उसके, एक में 29 सब क्लॉज हैं, एक में 8 सब क्लॉज हैं। तो दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि हम उसको सब याद रख सकें। ठीक है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो एक आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है। हाँ, उसका नंबरिंग तो लिटरली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, कोई याद कर सकता हो तो भाई उसको सलाम है, पर वैसे नहीं। और ना ही ये एक्सपेक्टेड है कि हम सारे नंबर्स याद भी करें। ठीक है। वी हैव सीन इन द लास्ट एग्जाम्स कि ऐसा नहीं है कि उनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं। सब क्लॉजेस नहीं पूछे जाते, जनरली सीधा सेक्शन पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो अंदर की बातें पूछेंगे कि क्या ये सच में है क्या नहीं है। ठीक है, उसमें मतलब प्रेजेंट है कि नहीं उस सेक्शन में। तो ये चीज हो गई। तो हमने ये बाइफरकेट कर लिया कि सबसेक्शन 1 में 29 सब क्लॉजेस हैं, जिसमें 29 तरीके के ऑफेंसेस दे रखे हैं, जहां पे वो पनिशेबल हो जाता है। इसमें देखो, 29 सब क्लॉजेस को एक ही कैटेगरी में रख दिया है उन्होंने। ठीक है, और उसको पनिशेबल कर दिया है एक जगह। लेट मी टेल, शो यू दिस। कहाँ कर दिया है देखो, मस्ट बी लेस देन 6 मंथ्स बट विच में एक्सटेंड टू 5 years विद फाइन। तो ये क्या हुआ? 6 मंथ्स और 5 years, और फाइन तो मैंडेटरी है ही। ठीक है, प्लस फाइन। तो ये क्लियर हो गया अपने को। ठीक है। अब इसका ये तो क्लियर है कि पनिशमेंट सबके लिए सिमिलर है, 29 के 29 सबसेक्शंस जो कि ए से लेके जेड सी तक आते हैं। ठीक है, तो ये एकदम क्लैरिटी आ गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको याद करना है। और उसमें जो सबसेक्शन 1 है ना, उसमें कौन कौन से ऑफेंसेस ज्यादा हैं? वो ऑफेंसेस हैं जो कि सोशियो या इकोनॉमिक बॉयकॉट वाले हैं, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है। सोशल कौन से होते हैं कि भाई चप्पल की माला पहना दी, उनकी नेबरहुड में मलमूत्र डाल दिया, या फिर उनके घर में कुछ कचरा फेंक दिया, या फिर उनको गाली बक दी। ठीक है, ये या फिर उनके जाति का नाम इस वजह से लिया जिस वजह से उसको इंसल्ट हो सके। ठीक है, या फिर उसके घर वालों को कुछ कह दिया। ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑफेंसेस है ना, वो 29 उसमें आ जाते हैं। और जो सबसेक्शन 2 है उसमें 8 दे रखे हैं तो नंबरिंग के हिसाब से 7, लेकिन 5A जो है वो बाद में ऐड किया गया था। उसको मैंने एक टेबल में बना रखा है, क्योंकि उसके लिए सबकी अलग अलग पनिशमेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे लगता है वहां से एक क्वेश्चन बनना चाहिए। पनिशमेंट पूछ सकते हैं सीधा सीधा, और पनिशमेंट आई भी है। ठीक है। और जब 9 सेक्शन पूछ रखे हो तो हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि एक चीज ना पूछेंगे, ये चीज नहीं पूछेंगे। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, 9 सब सेक्शन हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो वहां पे हमें ये देखना है कि क्या पनिशमेंट है। तो मैंने वो अच्छे से बाइफरकेशन किया हुआ है, पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है उसकी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो वो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आई कैन शेयर द पीडीएफ ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज है। और फिर उसके बाद हम लैंडमार्क केसेस और रिसेंट केसेस कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि प्री का सवाल है तो उसको एक केस का नाम याद होना चाहिए, क्या हेल्ड किया गया था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी चेक की गई थी, क्या किया गया था, वो हमें एक बार याद करने की जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि सच कोई रेलिवेंट चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमने सबसेक्शन 2, अब मैं सबसेक्शन 1 के कुछ ऐसे सब क्लॉसेस डिस्कस कर लेता हूँ जो कि मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। किसके लिए? कुछ एग्जाम में पूछ सकते हैं, मे बी। आई डाउट कि वो पूछेंगे, लेकिन फिर भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि वो पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पे केसेस भी बहुत है। ठीक है, तो अब हम पूछ लेते हैं, सॉरी देख लेते हैं। 2R है
पब्लिक में किसी को गाली देना, गाली देना तो 294 आईपीसी में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी कास्ट को लेके उसको गाली देना, सॉरी टू से, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि अभी रिसेंटली केस में भी साइट हुआ है। तो आई एम नॉट डिमीनिंग एनी कास्ट, दे आर एज मच इक्वल एज अस, या फिर कोई भी हो, नॉट एवरीवन, ब्राह्मण एंड शूद्र एवरीबडी इज इक्वल। तो वहां पे एक केस था जिसमें उसको बोला गया था कि यू आर चमार, यू आर भंगी, और छक्का भी बोला गया था। सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, राजस्थान हाईकोर्ट का भी जजमेंट है एक 4-5 दिन पहले का, उसमें ये वर्ड्स बोले गए थे, है ना। तो वो अगर वर्ड बोलते हो पब्लिक में, कोई तीसरा व्यक्ति सुन रहा है या फिर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो फिर वो पनिशेबल हो जाता है 2(1)R में, ठीक है। 294 तो लगेगा लगेगा, लेकिन साथ में ये भी लगेगा, ठीक है। तो यही पे यहीं पढ़ लेते हैं। इंटेंशनली, पहली बात तो इंटेंशन होनी चाहिए उसको ह्यूमिलेट करने के लिए उसकी कास्ट की वजह से। इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स विद इंटेंट टू ह्यूमिलेट मेंबर ऑफ SC ST विद इन अ पब्लिक व्यू, ठीक है, ये रहा, विद इन अ पब्लिक व्यू। अब उसके बाद जो 2S है, वो भी इसी का सब पार्ट है, दोनों लग जाते हैं, जनरली लोग R लगाते हैं इसमें, ठीक है, जितना मैंने केसेस देखे हैं। एनी मेंबर शेड्यूल कास्ट बाई कास्ट नेम, वही मैंने बोला, कास्ट क्या, वो चमार, बंगी, ये कास्ट होती हैं दलित में, ठीक है, उनमें अगर उनका नाम लोगे तो वो उस तरीके से पनिशेबल हो जाएगा 2(1)S में भी। फिर डेस्ट्रॉय डैमेजेस, तो इनकी खुद की जो भी भगवान होते हैं, ट्राइबल कल्चर बहुत रिच होता है, उसमें भगवान की पूजा होती है अलग तरीके से, अगर उसको करते हो अपन, तो ये तो मुझे लगता है कि सारी चीजें हैं। हाँ, एक एक 2U जो है उसमें 153A और 153B आईपीसी में आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि दो ग्रुप्स के बीच में हम अगर एनमिटी कराते हैं, कुछ भी ऐसे डिसअफेक्शन लाते हैं, तो 153A में पनिशेबल होता है। आजकल बहुत केसेस बन रहे हैं 153A के, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि attempts to promote feelings of enmity, hatred, ill will against members of the SC और ST, तो ये तो लगेगा ही लगेगा, 153A भी लगेगा। आईपीसी के सेक्शंस आर नॉट गोइंग टू बी इग्नोर्ड। जब ये केस बनता है, कोई भी केस कोर्ट में जाएगा तो वो तो बन लगेंगे लगेंगे आईपीसी के, लेकिन अलोंग विद ये, जैसे आप अगर बात करेंगे रेप की बात करें, तो उसमें 376 तो लगता लगता है रीड, और अलोंग विद क्या, सेक्शन 5, 7, 3 जो भी है एज पर एक्सपेल और पॉक्सो, ये भी लगते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं कि 2W वो है ना, जैसे कि आपने बहुत सारे देखे होंगे कि किसी वुमेन का रेप हुआ, या फिर उसका उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई, या फिर उसको कुछ गाली गलौज दी, या फिर कुछ गंदा बोला वुमेन को, शी वॉज बींग डिसरोब्ड, शी वॉज बींग पुट अंडर द कलर्ड रिमार्क्स और शोन पोर्नोग्राफी, वो सेक्शन 354 के ABCD और 354 इटसेल्फ, ठीक है, या 509 FIPC, अगर वो एप्लीकेबल हैं, और वुमेन वो कौन थी, SC और ST की थी, तो 2(3)(1)W में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा, intentionally touches a woman belonging to SC ST when such act of touching a sexual nature is with it without the recipient's consent, ठीक है, ये तो मैंने बोला। यूज टुवर्ड्स वुमेन बिलोंगिंग टू द, ये जो पहला वाला है वो 354 ABCD जो भी एक्स पर द वॉट एवर हैव यू डन, वो कवर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका 509 वाला, ठीक है, सेम लैंग्वेज है ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद कंसेंट को भी डिफाइन किया गया है। तो ये सब चीजें जो हैं वो हम ऑलरेडी आईपीसी में पढ़ चुके हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सप्लेन हेयर। अब उसके बाद जैसे गांव में क्या कलेश रहते हैं, गांव में तुमने जो भी उनका रिजर्वायर था, वाटर इनलेट था, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि गांव में पहले क्या होता था कि ब्राह्मण वैश्य जो है वो अपना अपना उनका कुआ अलग हो गया, और जो शूद्र है उनका कुआ हुआ या फिर हुआ ही नहीं उनका कुआ, कुआ या फिर पोखर जो भी उसको बोलते हैं, पॉन्ड, ठीक है, उसको उन्होंने करप्ट कर दिया, मतलब उसमें उन्होंने गंदी चीज डाल दी, कुछ भी डाल दी, जैसे कि वो पीने लायक नहीं रहा पानी, या यूज करने लायक नहीं रहा, तो फिर वो इसमें 2X में, तो 3(1)X में पनिशेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दो और हैं जो मैं सोचता हूँ कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, I और G। compels a member of scheduled caste to dispose or carry human or animal carcasses। carcasses होता है कि those bodies which are now defiled or which has no soul in it, मतलब they are dead in fact, and वहां पे उनका जनरली क्या होता है कि जो SCs और STs होते हैं, एक
वही आपको पता, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, उन लोगों को इस तरीके के काम दिए जाते थे कि ब्राह्मण लोग जॉब ले जाएंगे या फिर वो अपना काम करेंगे, पंडिताई का काम करेंगे, वैसे लोग अपना बिजनेस करेंगे, क्षत्रिय लोग लड़ाई करेंगे, शूद्र लोग मलमूत्र सफाई करेंगे या फिर जो भी साफ सफाई का काम करेंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वर्क होता है साफ सफाई का काम। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का मोदी जी ने चला रखा है। तो हु इज डूइंग इट? those people, and they are cleaning our environment, so they are the real people for us। तो वहां पे अगर उनको, लेकिन वो उनमें से कोई पढ़ना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन हम उसे कंपेल करते हैं उस काम करने के लिए कि नहीं, तुम ये जो डेड बॉडी है उसको लेके जाओ, या फिर जो जानवर मर गया है उसको उठा के फेंको। तो ये जो चीजें होती हैं ना, इसमें अगर कंपेल करते हैं तो फिर वो पनिशेबल हो जाता है 3(1)(i) में। ठीक है, तो दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, जी। सबसे ज्यादा केसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सब क्लॉज है ये, कि आपको पता है कि जमींदार लोग पहले क्या करते थे कि दलितों को तो कोई जमीन दी ही नहीं जाती थी, अगर मिल गई है तो उन पे अपनी पावर का वर्चस्व दिखा के उनको बाहर निकाल देते थे। ठीक है, तो जो लैंड डिस्प्यूट्स होते थे उनमें उनको कोई फाइल फायदा मिलता ही नहीं था। और आपको ये पता है कि एग्रीकल्चरल लैंड में जो भी यूपी रेवेन्यू कोड है, राजस्थान रेवेन्यू कोड है, वहां पे एससीज और एसटीज, स्पेसिफिकली एसटीज तो कर ही नहीं सकते ट्रांसफर अदर कास्ट को, और एससीज विदाउट द डीएम परमिशन वो भी किसी और कास्ट को नहीं कर सकते। ठीक है, वो दैट इज वॉइड अब इनिशियो, वो जो ट्रांसफर होगा वो वॉइड अब इनिशियो होगा। तो उसमें इन्होंने यहाँ पे उसको पनिशेबल भी किया है अगर कोई जबरदस्ती करता भी है तो। ठीक है, wrongfully disposes possesses a member of scheduled caste river from his land or premises with or interfere with the enjoyments of his rights including forest rights ओवर एनी लैंड प्रेमाइसेस वाटर इरिगेशन, तो सारे ही उसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज ले ली हैं। तो ये जो है ना, रॉन्गफुली डिस्पोजेसेस, आपको सेक्शन 6 भी याद आ रहा होगा। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो सेम उसी लैंग्वेज पे है। और लेकिन विक्टिम यहाँ कौन होना चाहिए? एससी और एसटी होना चाहिए। तो जब वो है तो उसमें 3(1)(g) में पनिशेबल हो जाएगा। ठीक है, कंसेंट को, रॉन्गफुली को सेम डिफाइन किया गया है, जो कि हमने आईपीसी में पढ़ा है कई बार, 376 में भी पढ़ा है, और जो बेसिक डेफिनेशन दे रखी है उसमें पढ़ा है, सेक्शन 90 में भी है कंसेंट की डेफिनेशन। ठीक है, वो हमने कई बार पढ़ा है, तो दैट वी विल नॉट गोइंग टू डीप इनटू, क्योंकि सब एमसीक्यू सवाल हैं, तो वहां पे मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ सवाल पूछा जाएगा। तो ऑलमोस्ट 3(1) हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं किस पे? दूसरा वाला जो है सब सेक्शन। ठीक है, ये मैंने एक वो बना रखी है प्रेजेंटेशन, जिसमें कि मैंने उन जो जो भी सेक्शंस थे 3(2) के, 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6 और 7, इन सबको मैंने डाइसेक्ट करके फॉर योर इजीनेस आई हैव पुट इट इनटू अ टेबल फॉर्म। ठीक है, जहाँ की आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इजी रहेगा, और जिसको कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जनरली जब हम पहला वाला पढ़ते हैं, 3(2) का 1, गिव और फैब्रिकेट्स फाल, मतलब किसी व्यक्ति ने जो कि एक्यूज था, उसने झूठे एविडेंस दिए या फिर झूठा स्टेटमेंट दिया। क्यों दिया? ये इंटेंट मेंस रिया, वेल एक्टस रियस, क्या दिया कि हमने एविडेंस दिए मेंस रिया इंटेंडिंग और नोइंग टू हैव एस टी बी कन्विक्ट ऑफ एन ऑफेंस। उसको ये पता था कि मेरी अ, इस एविडेंस से मेरे वो कन्विक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये जानते हुए उसने वो एविडेंस दिया, झूठा एविडेंस दिया। तो और वो जो ऑफेंस था जिसके लिए उसने एविडेंस दिया, वो कैपिटल ऑफेंस था और पनिशेबल था, वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और लाइफ। जैसे कि कौन सा ऑफेंस? मर्डर। मर्डर था, मर्डर उसने उम्मीद थी कि किया नहीं किया, वो प्रोसिक्यूट हुआ, और किसी व्यक्ति ने एक झूठा एविडेंस दिया कि सर इसने मर्डर किया है। ठीक है, और बाद में प्रूव हो गया कि उसने मर्डर नहीं किया था, लेकिन आपने झूठा एविडेंस दिया। तो वो क्या पनिशमेंट होगी उसकी? पनिशमेंट होगी पनिशेबल विद डेथ एंड फाइन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला है, इसमें क्या है, सेम चीज है। इसमें वो जो पनिशमेंट, जो ऑफेंस था जिसके लिए उसे प्रोसिक्यूट किया गया एससी एसटी को, वो नॉट कैपिटल था, मतलब कैपिटल डेथ पनिशमेंट नहीं थी उसके अंदर, और पनिशेबल फॉर 7 years ऑफ ऑफेंस। तो मतलब उस 304 ले लो, 304 में डेथ पनिशमेंट नहीं है, फोर्थ में तो है ही नहीं, है ना 30, और आई थिंक 306 में भी नहीं है, 10 years की है। ठीक है, तो उसमें कैपिटल नहीं है।
तो ऐसे में क्या होगा, 6 मंथ से लेके 7 साल तक, या फिर उससे ज्यादा आप पनिशमेंट दे सकते हो। किसको? जो एक्यूज्ड गलत एविडेंस दे रहा है SC और ST के खिलाफ। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि आपने डैमेज करने के लिए, SC और ST की प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए आपने कोई फायर की वजह से या फिर आपने बम लगा दिया उसके घर में, उस प्रॉपर्टी में, और उससे उसका नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सेम पनिशमेंट जो कि ऊपर वाले में दे रखी है, 6 मंथ से लेकर 7 साल है उससे ज्यादा, ठीक है। सेम इसमें है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जो बिल्डिंग थी वो वर्शिप के लिए, ड्वेलिंग के लिए, रहने के लिए, वो कस्टडी के लिए, वो एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है। वो दूसरी वाली जो थी वो कुछ और प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकती है, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली वर्शिप के लिए, ड्वेलिंग के लिए, कस्टडी के लिए, तो फिर इसमें फाइल हो, क्योंकि इसमें पनिशमेंट ज्यादा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें दो हैं, ये कमिट्स ऑफेंस ऑफ IPC पनिशेबल 10 ईयर्स और मोर, नोइंग विक्टिम इज SC ST, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 10 साल से ऊपर का कोई भी पनिशमेंट का, जैसे कि मान के चलो 306 किया SC और ST के खिलाफ, और ये पता था कि वो विक्टिम SC और ST है, तो फिर उसमें एडिशनल, क्योंकि 10 साल तक ही है 306 में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकती है, ठीक है। एडिशनल, मैंने यही तो बोला ना, SC और ST और स्पेशल एक्ट का फायदा क्या होता है, कि एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। कमिट्स एनी ऑफेंस गिवन इन शेड्यूल, शेड्यूल दे रखा है जिसमें कि 120A 120B और बहुत सारा दे रखा है, उसको पढ़ने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगे तो देख लेना। तो अगर वो करता है और यह जानता है कि ये विक्टिम जो है वो SC और ST है, तो उतनी ही पनिशमेंट जितनी वो शेड्यूल में उस ऑफेंस के लिए IPC में दे रखी है, ठीक है, या फिर CRPC के शेड्यूल फर्स्ट में दे रखी है, तो वो उतनी ही पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या हुआ, 201 में क्या करते हैं हम, 201 में IPC के डिसअपियर कर सकते हैं, मतलब कि फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस, कमीशन होने के बाद, बाद में उस ऑफेंडर को, जो एक्यूज था, उसको बचाने के लिए हमने एविडेंस के साथ छेड़खानी करी, फिर एविडेंस को गायब कर दिया, एविडेंस को खत्म कर दिया, तो 201 अप्लाई हो जाता है, ये इतना अपने को पता है IPC में, ठीक है। लेकिन मान के चलो सेम इसमें किया SC ST एक्ट में, और ये इस मान के कि ये जान के कि इस वाले चैप्टर में ऑफेंस हुआ है, तब अगर वो कैपिटल ऑफेंस है और पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो फिर ये सेम पनिशमेंट इसको भी मिल जाएगी, एक्यूज को जिसने ऐसा किया है डिसअपियरेंस, ठीक है। और अगर पब्लिक सर्वेंट है, ऑफेंस अगर इस सेक्शन में किया है, किसमें, सेक्शन 3 में, ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज में, तो फिर 1 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम जो भी ऑफेंस के लिए दे रखी है। ये आप सेक्शन 4 के साथ कंफ्यूज मत करना, इसका जो 7th है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ने ऑफेंस किया है SC और ST के खिलाफ, जो कि सेक्शन 3 में, सब क्लॉज 1 में या 2 में दे रखा है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 4 में क्या है, वहां पर उसकी कुछ ड्यूटीज है, जैसे कि इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, या फिर PCR में जो हम वो लगाते हैं कि कौन कौन आप एज अ एक्यूज हमने कस्टडी में लिया हुआ है, उसकी डिटेल्स लगाते हैं, या फिर उसके घर वालों को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें जो है, या फिर इन्वेस्टिगेशन को हम 60 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं, तो वो अलग है, वो उसकी ड्यूटीज की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एज अ पर्सन ऑफेंस किया है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटीज होती हैं कि आप ऑफेंस को बचाओगे या फिर करोगे, यहाँ पे ये वो बचाने की जगह कर और रहा है पब्लिक सर्वेंट, तो वहां पे एडिशनल पनिशमेंट जाती है, ठीक है। अब ये सब चीज हो गई, अब आते हैं हम केस केस लॉस पे, ठीक है। हमने सेक्शन 3 को अच्छे से कर लिया, ज्यादा कुछ करने लायक नहीं था, जो ऑफेंसेस दे रखे हैं उसको ही करने लायक है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं केस लॉस। तो केस लॉज में सबसे पहले दो केस लॉज जो हैं वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, और जो दो और जो बचे हुए केस लॉज हैं वो थोड़े से अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लैंडमार्क केसेस है, ठीक है। सबसे पहले प्रीति अग्रवाला, अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो हमने अभी पढ़ा ना, 21R, सॉरी 31R, उसमें क्या था, उसमें पब्लिक व्यू लिखा हुआ है कि अगर हमने कोई गाली दी है, हमने किसी को इंसल्ट किया है SC ST को, और वो पब्लिक व्यू में नहीं था, मतलब किस दो लोग हैं किस कमरे में हैं, ठीक है, और हम दो लोगों ने, वो SC सा ST था और मैंने उसको गाली दी किसी तरीके से भी, तो वो पनिशमेंट यहाँ पे 21R में नहीं होगा। लेकिन अगर किसी तीसरे पर्सन ने सुनी है और उसको क्योंकि आप ये समझिए कि रेपुटेशन कम कहाँ होती है, क्योंकि इट शैल बी इन द माइंड ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो लोगों के बीच में उसको तुम जलील करते हो, ठीक है, सारी चीजें, लेकिन उसको प्रूव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसने गाली दी और मेरे को SC ST को लेकर दी, ठीक है। तो वहां पे इसलिए उन्होंने पब्लिक व्यू में रखा, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि जो भी कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, उससे अलग कोई एक तीसरा आदमी होना चाहिए जिसने कहा कि हाँ इसने इसे गाली दी,
ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए प्रीति अग्रवाला का केस हो गया। और इसी में सेम चीज छिद्दर सिंह अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने उसमें वही बोला था ना, छक्का बोला था, ये सब चीज बोली थी, पर उसने बोला कि सिर्फ ये मेरे सामने थी, कोई और तीसरा पर्सन अवेलेबल नहीं था, तो वहां पे उसको छोड़ दिया। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सजन स्कारिया। क्यों? क्योंकि ये अपनी सिलेबस से भी रिलेटेड है और इसमें बहुत सारी चीजें, दो दो चीजें इसमें उन्होंने डील की थी। पहला था कि सिर्फ इंसल्ट करना ऑफेंस नहीं है इस सेक्शन में, इस सॉरी एक्ट में। आईपीसी में है पनिशेबल ऑफेंस, इंसल्ट करते हो तुम, गाली देते हो 294 में आ गया, इंसल्ट करते हो तो तुम अगर लड़की है तो 509 में आ गया, या फिर उसकी जो बेइज्जती करते हो तो डिफेमेशन में भी जा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन ऑफेंस में यहाँ पे SC ST होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने बोला कि इंसल्ट करते हो तुम और तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी कि उसकी कास्ट के बेसिस पे उसकी इंसल्ट करना, तो फिर इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। सजन इसकारिया का अभी 2024 का केस है, कुछ दिन पहले का। ठीक है। उन्होंने यही बोला कि इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी इज रिक्वायर्ड, इट इज मैंडेशन। तो यहाँ पे जरूरी है कि उसके कास्ट को लेकर तुमने कुछ मजाक उड़ाया है या फिर उसको तौहीन करी है, उसकी बेइज्जती करी है, तभी जाके वो 2 1 R 3 1 R लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसमें ये भी बोला है कि एंटिसिपेटरी बेल, जो सेक्शन 18 का केस है, सेक्शन 80 हमारे सिलेबस में नहीं है पर बता देता हूँ। सेक्शन 18 में उन्होंने ये बोला है कि इट इज नॉट अ प्योर मैंडेशन अपॉन एंटिसिपेटरी बेल एज पर सेक्शन 438 ऑफ आईपीसी। उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो एंटिसिपेटरी बेल है, अगर प्राइमा फेसाई केस दिखता है उनके खिलाफ तो नहीं मिलेगी। अगर प्राइमा फेसाई केस नहीं है उस एक्यूज के खिलाफ, तो फिर एंटिसिपेटरी बेल उस केस में दे सकते हैं। तो ये उन्होंने सजन इसकारिया में बोला था। दो पॉइंट, तो पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। दूसरा वाला आई हैव टोल्ड यू एडिशनली, वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो ऊपर के केसेस है ना, उनको पढ़ना सिलेबस के हिसाब से तो आई डोंट थिंक कि वो रेलिवेंट हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत लैंडमार्क हैं, इसलिए मैं इसको 2 मिनट में स्टोरी के थ्रू समराइज करना चाहूंगा। ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हुआ, सुभाष काशीनाथ वाला जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी। उन गाइडलाइंस में कहीं ना कहीं SC और ST एक्ट को इनइफेक्टिव कर दिया गया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये समझता है उस समय कि इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, कि कोई भी ऑफेंस हुआ हो SC और ST के खिलाफ, तुरंत SC और ST एक्ट लगा दिया गया था। ठीक है। उसमें लगा तुरंत अरेस्ट की पावर है। तो जो लोग इनोसेंट थे उनको भी रॉन्गफुली अरेस्ट किया गया था। ठीक है। तो वहां पे उन्होंने 4 गाइडलाइंस इशू करी गई, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कि एंटिसिपेटरी बेल अलाउ होनी चाहिए। दूसरा है कि अरेस्ट से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या सच में प्राइमा फेसी केस बनता है नहीं बनता है। तीसरा था कि अप्रूवल जो पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए चाहिए वो मैंडेटरी है। ठीक है, ये 3 डाल दिए। तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ पूरे SC और ST समाज में। उनको लगा कि उनके जो SC और ST की पावर्स हैं, उनका जो प्रिविलेज है, उसको छीन लिया गया है। तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिव्यू पेटिशन जो है सुभाष काशीनाथ के खिलाफ एक्सेप्ट कर ली, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का केस है, उसको प्रोनाउंस किया गया। लेकिन इसको प्रोनाउंस करने से पहले ही ऑनरेबल लेजिस्लेचर ने समझा कि बहुत एजिटेशन हो रहा है, बहुत पीस जो है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है SC ST के द्वारा। तो वहां पे उन्होंने सोचा कि इसको हम 18A के थ्रू इनइफेक्टिव कर देते हैं, किसको, सुभाष काशीनाथ वाले केस को। और उसको उन्होंने इनइफेक्टिव कर दिया और 18A की अमेंडमेंट ला दी। ठीक है। और उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है और कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एंटिसिपेटरी बेल 18 में वैसे ही डिसअलाउड थी, तो उसमें उसको भी बोल दिया गया। हाउएवर, आपको पता है सजन इसकारिया वाले केस में उन्होंने बता दिया कि अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो एंटिसिपेटरी बेल अलाउ कर सकते हैं, वो अभी बताया गया है। अब उसके बाद जब, लेकिन 2018 की दो सॉरी 2018 में जो अमेंडमेंट आई सेक्शन 18A में, वो तो ठीक है, उसने इनइफेक्टिव कर दिया सुभाष काशीनाथ। उन्होंने वेट भी नहीं किया कि रिव्यू पिटीशन का क्या रिजल्ट आता है, क्या वर्डिक्ट आता है। हाउएवर, वर्डिक्ट जब आया तो वो कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव था, क्योंकि 18A की अमेंडमेंट आ गई थी। और 18A की अमेंडमेंट आने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया कि ये जो सुभाष काशीनाथ के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो उनको ओवररूल किया जाता है और उनको वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है।
हाउएवर वो रेलिवेंट नहीं रहे क्योंकि 18A आ चुका था। उसके बाद 18A की खुद की वैलिडिटी चेक की गई। वो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में था, जो कि हमने ये देखा है चौथे पॉइंट पे है। और उसमें उन्होंने उसको वैलिड माना गया, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज वैलिड। तो इवेंचुअली ये डिसाइड हुआ। तो यहाँ पर हमारा लैंडमार्क केसेस और रिसेंट केसेस भी खत्म होते हैं। मैंने आपको डिस्कस कर लिया, ज़्यादा एससीज और एसटीज में केस नहीं है, पर ये जितने थे मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, और हमारे प्रोविजंस जो कि हमारे रेलिवेंट है उसमें तो ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया जितना भी सिलेबस था, और आप उसमें अच्छा काम करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम एक एमसीक्यू की सीरीज भी इसमें से 50 से 60 एमसीक्यूज बनाएंगे, और जिसके बेसिस पे वी कैन मूव फर्दर। ठीक है, तो लॉ लर्नर्स 365 को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो। हमारा यहाँ पे एससी और एसटी एक्ट खत्म होता है। कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी टीम है उसको मोटिवेट कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे हम और भी कोर्सेज अनाउंस किए करेंगे।